स्टार्ट। जी क्लास, तो हमने क्या करना है, तो हमने ये देखना है, हमने क्या चीज़ सीखी थी कि इसका जो एनपीवी का जो रिलेशन है रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है, वो क्या है, इन्वर्सली है कि एक एनपीवी को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी। जब एनपीवी को कम करना है तो रेट को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़, स्पेशली आईआरआर को कैलकुलेट करने के टाइम पे। ठीक है, अभी मैंने वैल्यू 5 रख के कंसिडर की थी, मेरे पास वैल्यू 57 आई है। ठीक है, अब मैं जो रेट रखूँगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर मुझे एनपीवी को कम करना है, ज़्यादा करना है क्लास, कम करना है, कम करना है एनपीवी की वैल्यू को, तो मुझे रेट क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा 5 से, या ज़्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा रखना पड़ेगा। ज़्यादा रखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से एक ही समझ में आ रहा है, बाकी सब में शायद। जी क्लास, इससे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्यों? सर ये हम अपनी तरफ से कंसिडर करेंगे रेट वगैरह, अगर जो 0 के करीब नहीं आएगा तो हम इसको रेट को बढ़ा देंगे। हाँ देखिए, पहले फर्स्ट टाइम जो आपने रेट का पेपर से आप रिज्यूम करेंगे, फर्स्ट रेट आपके पास रिज्यूम करने के बाद फिर आपको क्या होगा, उसके बाद फिर आप दूसरे, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना हमें परसेंटेज कम से कम रखना है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, हमने ये सेकंड, यस सर। अभी के सेकंड हमने वैल्यू क्या रखी, हमने आपने आप लोगों ने बताया है कि रेट को क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू उसकी क्या है, ज़्यादा है। उसको कम, एनपीवी को कम करने के लिए रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब रेट बढ़ाने के लिए हमने 5 का था, हमने क्या रखा, 6 रख के देखा, तो 6 पे क्या आ गई वैल्यू, अगर आप लोग देखें तो 6 पे वैल्यू आ रही है -41 और -23 नज़र आ रही है सबको? ये वैल्यू नज़र आ रही है सबको? -23 जब हमने वैल्यू क्या रखी, 6% रखी, यानी कि बढ़ा के रखी। क्लियर है क्लास? तो क्या आ रही है, -23, ओके मतलब माइनस में आ गए 23। इसका मतलब ये हुआ कि रेट जो हमें रखना पड़ेगा वो अराउंड हमें रखना पड़ेगा 5.5 से लेके 6 के दरमियान। अभी हमने 6 रखा, हमने 5 रखा तो 57 आ रहा था। अब हम क्या करेंगे, 5.6 रखा हमने, दूसरी वैल्यू देखी, हमने देखा कि क्या भाई, ये तो माइनस में चला गया, माइनस में आ गया, है ना, माइनस में आ गया, तो इसका मतलब है फिर हम ये देखें, 5.5 रखेंगे। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करें, हम ये देखेंगे भाई फर्स्ट, परसेंटेज कम कर दे सर, परसेंटेज को कम अब कर क्या, दे। अब देखें, अब हुआ क्या, आप ये माइनस में आ रहे हैं, तो अब हमें एनपीवी को बढ़ाना है, कम करना है? कम करे सर। एनपीवी को बढ़ाना है, यानी कि 0 के करीब तक लाना है ना, एनपीवी के 0 के करीब तक लाना है, तो हमें रेट क्या रखना पड़ेगा, 6 से कम। कम करना पड़ेगा, यानी कि 6 से थोड़ा कम करके, स्लाइटली कम करें तो अराउंड आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें एज पर इसकी, तो यहाँ पे अराउंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो मेरे ख्याल से 5.14, आई मीन 64 या 74 के करीब, इस तरह की वैल्यूज रखने पे आपका ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 करीब आ जाएगा अराउंड। ठीक है, समझ में आ रही है क्लास बात, नियर टू 0 आ जाएगा। ठीक है, नियर टू 0 आ जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगी प्रोजेक्ट एक्स की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट वाई को भी निकालेंगे। क्लास समझ में आ रहे हैं क्लास? मेरे क्लियर है? अच्छा जी, अब यहाँ पर जो 5.71 के अराउंड 5.71 वो रेट होगा जिसमें आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अराउंड नियर टू दी 0 आ जाएगी। ठीक है क्लास? इसी तरीके से आप इसको हम वाई एक्स प्रोजेक्ट के लिए भी हम सॉल्व करके देखेंगे, वाई प्रोजेक्ट में किस तरीके से आ रहे हैं। तो एक्स का था ना, हमें 2 प्रोजेक्ट्स में देखना होता है एरर, दोनों किसका सही है, क्या है क्या नहीं, हम इसमें दोनों का निकाल देंगे, राइट? अच्छा जी, अब आईआर के मैंने बेनिफिट्स आपको बताए थे कि बेनिफिट्स इसमें क्या क्या
होते हैं आईआरआर के अंदर। ठीक है, आईआरआर के अंदर बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके अंदर ये होता है कि ये कैश फ्लो पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, कैश फ्लो पे बेस कर रहा होता है और दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द अदर थिंग्स। तो एडजस्ट फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देख रहा होता है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये बता रहा होता है कि रेट ऑफ रिटर्न आपका कितना होना चाहिए, और ये उस पर बेस कर रहा होता है कि रेट ऑफ रिटर्न पे कितना आप रेट ऑफ रिटर्न रखेंगे कि आपका एनपीवी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इसी टू कंपेयर टाइम टू अनदर इन्वेस्टमेंट एंड द फर्म्स हर्डल रेट, यानी कि रेट आप इसको खुद ही आगे पीछे मूव करके देख सकते हैं कि कितने रेट पे हमें क्या चीज़ आएगी। की क्लास क्लियर है? ये नहीं भाई ठीक है। यस सर। क्लास क्लास अच्छा जी, ये आईआरआर का पॉइंट आखिरी में से थोड़ा सा दोबारा बता दीजिए। जीरो करके जो हमें क्या बेनिफिट होता है? जीरो करके फिर हमें रेट की फ्लक्चुएशन का पता चलता है कि एक्चुअली हम जो रेट हम रख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कंसल्ट रेट्स है ना, अब जो रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कितना रिटर्न चाहिए, कितना कैश फ्लोज वगैरह हमें चाहिए होंगे। ठीक है ना, तो इससे ये सारे बेनिफिट किसके होते हैं, आईआरआर के होते हैं। तो एनपीवी का अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास रेट्स वगैरह सारे गिवन होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, फिर हमें सिंपली क्या करना होता है, जीरो देखना है या फिर हमें पॉजिटिव देखना है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ हमारे पास परसेंटेज, क्योंकि हमने बताया ना रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसका जो आंसर है वो किस पे आ रहा होता है, परसेंटेजेस में आ रहा होता है। अब परसेंटेज में आ रहा है तो परसेंटेज के अंदर हमें ये देखना है कि आया ये कितना परसेंट हमें रिटर्न दे रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अभी जैसे हमने तो ये प्रोजेक्ट आ एक्स गया, को, जब हाँ हम जी जीरो कंसीडर करते हैं तो फिर हमें रेट्स आ जाते हैं एंड में, एग्जैक्टली। जब हम पूरा solve अब एंड में रेट आ गया ना कि मेरे पास जीरो कब होगा, जैसे अभी हमने इस प्रोजेक्ट एक्स के अंदर किया, तो प्रोजेक्ट एक्स के अंदर आपका जीरो कब होगा, 5.71%। यानी कि जो आपके अवेलेबल कैश फ्लो स्टेटमेंट हैं, ये अवेलेबल कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, इसके हिसाब से आपका जो रिटर्न आपने इन्वेस्टमेंट की है और जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए जो आपको रिटर्न मिलना सर। चाहिए वो 5.71 के अराउंड आएगा, क्योंकि आपने 5 का रेट रख के देखा, आपने 6 रख के देखा, 6 पे नेगेटिव आ गया, तो आपने 6 से थोड़ा सा डिक्लाइनिंग के एंड पे आना है, तो अराउंड वो आपने 60 70 इस तरह रखेंगे तो आपका जीरो आएगा। तो आपको पता चल गया कि इतना परसेंट पे आपका जीरो आ रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। तो इट मीन्स कि आपका ये परसेंटेजेस के अंदर आ गया कि इतना परसेंट हमें रिटर्न मिलेगा अलॉन्ग विद द करंट कैश फ्लोज, जो भी कैश फ्लोज हमारे पास गिवन है। ठीक है, ओके आगे सर। बढ़े। सर एक सवाल मेरा ये था कि ये जो हम आईआरआर जैसे हम 6% हमने मतलब लगाया और हमने कहा कि ये इसके करीब होना चाहिए। अब हम जब मतलब उसको पॉइंट्स में भी पीछे की तरफ कम कर करके देखते रहेंगे, हमें एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना वो चाहिए होगा ना रेट का, जो हमारा मतलब हम जब कैलकुलेट करेंगे हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए ना। राइट राइट, ऐसी है, आपकी आवाज नहीं आई। एग्जैक्टली ऐसी है, ऐसी है। जी। अच्छा, अब अच्छा, इसमें ऐसा होगा, हाँ पूछें, पूछें आप सवाल करिए। एक बात और ये थी कि जो है जब हम आईबीएफ में हमने पढ़ रहे थे एनपीवी और वो, तो हमने ये पता नहीं एक चीज में इसने बताई थी, वो मेरे जहन से मिस हो रही है कि एनपीवी ज्यादा रिलायबल मेथड है फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट और या फिर आईआरआर, ये आप काइंडली बता सकते हैं? देखें, मैंने आपको यही बताया था ना, क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि एनपीवी जो है, नॉर्मली एनपीवी जो फाइंड आउट करते हैं, एनपीवी एक एज कम्पेयर टू आईआरआर, मोस्टली कंपनीज जो प्रेफर करती हैं वो करती हैं आईआरआर को, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ आपको परसेंटेज के अंदर आपको जवाब देता है। ठीक है ना, और मैंने आपको बताया परसेंटेज में जवाब देता है, तो नॉर्मली कंपनीज को कीन होती हैं इन टर्म्स इंस्टेड ऑफ अमाउंट, वो चाहती है मुझे परसेंटेज कितना मिलेगा रिटर्न।
हमें आप अपनी एक सिंपल सी बात करें। अब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आपने समोसों का बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स सपोज आपने समोसा का बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लगा दिए भाई लेट्स सपोज 10,000 रुपये, ठीक है। तो अब आपको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा कि भाई मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में आपसे क्या भाई आपको रिटर्न मिलेगा 15%। तो सर 15% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा इसका मतलब है 10,000 का 15% हो गया, तो 15% कितना हो गया 10,000 का जी? क्लास सब सो रहे हैं क्या? 1500 हो गया, सर 1500। 15 मोर देन 1500, ठीक है। 10,000 का 15% 1500 हो गया, सॉरी 10,000 का 15% 1500 हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये कहूँ कि भाई आपको 1500 रुपये ऊपर मिलेंगे, तो आप बोलेंगे फिर समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 1500 अभी मिलेंगे, 1500 कल अगली दफ़ा मिलेंगे, अगले महीने 3 महीने 4 महीने 1500 मिलेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना। मैं अगर आपको बोलूँगा भाई आपका रेट ऑफ रिटर्न ये फिक्स हो जाएगा कि आपको इतना परसेंट मिलता रहेगा आपको, ठीक है। 15% आपको मिलेगा, तो 15% आपको ज़्यादा चीज़ क्लैरिफाई होगी एज कम्पेयर टू दी अमाउंट, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 10,000 की। तो हम नॉर्मली जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मैंने एग्जांपल दी थी, बैंकिंग सेक्टर के अंदर या किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर प्लान के अंदर हम जाते हैं, तो वो आपको क्या करते हैं, कभी भी आप लोगों को अमाउंट्स नहीं बताते, ठीक है। अमाउंट से चीज़ क्लैरिफाई नहीं हो पाती कि भाई कितना परसेंट है, ये कितनी अमाउंट का कितना परसेंट है। मुझे नहीं पता कि कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको इतना परसेंट मिलेगा, आपको 100 रुपये मिलेंगे रोजाना, या आपको 1500 मिलेंगे, 10,000 रुपये, या आपको 1000 रुपये मिलेंगे। भाई इसमें क्या है, परसेंटेज क्या है, क्योंकि वही कैलकुलेशन है। अगर मैं आपकी सिंपली एक बात एग्जांपल लूँ मार्कशीट के हवाले से, मार्कशीट जो आपकी आती है उसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज में होता है, ठीक है ना, नंबर्स में नहीं होता, ठीक है। कभी आपने सुना है किसी भी उसमें आपके मार्क्स पूछे गए हैं भाई आपके कितने मार्क्स आए थे? आपसे सिंपल ये आपकी जो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह होती थी उसमें एक प्रॉपर चीज़ होती है, उसमें होता है परसेंटेज। परसेंटेज प्रॉपर पूरी बात को क्लियर कर देती है कि इन्होंने कितना परसेंट इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न कमाया, ठीक है। अगर किसी की परसेंटेज 83 है और 83% लिखा हुआ है उसके, तो इट मीन्स क्या है, उनका उनका रिटर्न इतना है, 83% उन्होंने गेन किए मार्क्स। समझ में आ रही है ना बात? अगर उसमें सिंपल लिखा हो कि आपने 750 नंबर में से 650 मार्क्स लिए, तो वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा, तो उसको परसेंटेज में क्लियर करने के लिए हमारे पास एक क्लियर पोजीशन आ जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। ये किसका सवाल किसका था ये? सर मायरा सवाल था। कौन सा मायरा का? मायरा का मेरा सवाल था। कौन? अच्छा आपका सवाल मेरा था, कौन सवाल था, आपका नाम समर क्या है? नहीं जी। समर नेम का सवाल था, समर नहीं ठीक है। तो जी। आपको क्लैरिफाई हो गया ये अब? यस सर। ठीक है। तो आईआरआर को हम इसलिए ज़्यादा कंसिडर करते हैं नॉर्मली क्योंकि ये हमें परसेंटेजेस के अंदर टर्न दे देता, बता देता है। जैसे अभी हमें इसने बताया कि 5.71% पे आपको क्या मिलेगा, रिटर्न आएगा आपको 5.71%। जो भी सूरत हाल हो, जो भी हालात हो, ठीक है, लॉकडाउन हो या ना हो, वट एवर जो भी सिचुएशन हो, तो आपको 5.71% मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ अमाउंट। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। सर एक इसमें एक और सवाल मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो है 5% हमने एक, तो वो तो एक अमाउंट एक इन्वेस्टमेंट के लिए होगा ना, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही परसेंटेज में अमाउंट चेंज हो जाए। समझे नहीं बात आपकी पता। मतलब ये कि अभी हमने 10,000 इन्वेस्ट किया, ये जो आपने समोसों वाली एग्जांपल दी, और हो सकता है कि 2 महीने बाद परसेंटेज तो सेम रहे, लेकिन अब हो सकता है इन्वेस्टमेंट हमारी एडिशन हो गई, उसमें कैश फ्लो बढ़ गया, तो वो परसेंटेज जो है वो तो उतनी है, लेकिन अब उस पर जो रिटर्न आ रहा है अमाउंट वो चेंज हो गया क्योंकि कैश फ्लो बढ़ गया हमारा। ये मुमकिन? हाँ ये मुमकिन है, लेकिन इसमें आप क्या है, ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप कर रहे हैं ना, आप एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या के हम अंदर कर रहे वन हैं। टाइम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, हाँ वन ये तो टाइम, वन टाइम क्योंकि परसेंटेज है ना ऑनगोइंग कि प्रोसेस है आपके ना। एग्जैक्टली हम प्रोजेक्ट की फर्स्ट टाइम जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मैंने लास्ट अच्छा, क्लास में भी शायद आपको ये जवाब दिया था मैंने, कि हम जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं,
फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं और उसको हम क्या करने जा रहे हैं कि उसका हम कैश फ्लो क्या कर रहे हैं, एक कैश फ्लो, बजटेड कैश फ्लो देख रहे हैं कि कितना बजटेड कैश फ्लोज हमारे पास आ रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमने रिटर्न निकालना है। ठीक है, जैसे अभी हमने 10,000 की बात की, तो अभी हमने 10,000 हमने क्या कर दिए 4 साल के लिए कर दिए। ठीक है, इसमें हम इस सिनेरियो में नहीं जा रहे कि हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने शर्त ये रखी है, बेस ये बनाई है कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद उसके कैश फ्लोज देखने हैं। ठीक है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे, ये इनिशियल ऑनगोइंग की बात इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ऑन गोइंग पे नहीं, ठीक है, इसमें ठीक तो है। आप फर्दर इससे क्या होगा आप समझिएगा, जो आपकी बात कर रहे हैं उससे ये होगा कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसका मतलब है आपने जो फर्स्ट टाइम पे जो भी प्लानिंग की थी, इसका मतलब है वो सब आउट है ना, वो सब गलत है। जो आपने उसमें उस टाइम पे रेट जी ऑफ हाँ, जी हाँ। रिटर्न निकाला होगा, तो क्योंकि आपने जो भी कैश फ्लो निकाले होंगे वो तमाम चीज़ें गलत हैं। और जब उस सिचुएशन में या उस सिनेरियो में आपको क्या करना पड़ रहा है, फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है ना, जी हाँ, उसमें जी हाँ। उसमें उसको आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। जब फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका मतलब फिर आप दोबारा से क्या करेंगे, कैश फ्लो फोरकास्ट करेंगे, है ना। जी ये चीज़ तो खत्म हो गई ना, वो चीज़ तो आपकी खत्म हो गई जो आपने एक बनाया हुआ था इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, यानी कि 10,000 के साथ। अब आपने मजबूरन आपने देखा कि भाई यार मैंने 5,000 या 15,000 रुपये और इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेट्स सपोज आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, मैंने बोला मुझे 15,000 और इन्वेस्ट करने। अब 15,000 और इन्वेस्ट किए तो अब मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई कितनी, 25,000 हो गई। और जब 25,000 इन्वेस्टमेंट हो गई तो उसके बाद फिर मुझे कैश फ्लोज क्या करने, ड्राइव करने। फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स ईयर एंड सो ऑन। और उसके अंदर फिर हमें रेट अपने पास से चेंज करना पड़ेगा, यानी कि रेट फिर ऑब्वियसली क्या होगा, रिटर्न चेंज होगा, ऐसी होगा ना, जी हाँ। है ना। अब मेरे पास 10,000 के ऊपर 15% आ रहा था, तो अब क्या है, अब मेरे पास 25,000 पे जरूरी नहीं 15% ही आ रहा हो, सही है, मेरे पास जी हाँ, 15% चेंज आ होना रहा हो। चाहिए। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली वो क्या आ रहा होगा, वो ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर इतना ही आ रहा है ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उस पे ज्यादा कैश फ्लो तो कम हो जाएगी कुछ। हाँ, अब मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है, परसेंटेजेस कम हो जाती हैं, परसेंटेजेस जी हाँ, कम हो जाती हैं, पता चला 10% आ रहा है, 11% आ गया, 12% आ गया, क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, बढ़ गई है, अमाउंट बढ़ गई इनिशियली 25,000 का, अगर 11-12% निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो 15%, 1,500 से ज्यादा ही होगा। ठीक है ना, जी हाँ, जी हाँ। क्लियर है। तो या वो उससे ज्यादा भी हो सकता है, पता चला आपने इन्वेस्टमेंट जो बढ़ाई थी, आपका रेट और क्या हुआ, उससे और ज्यादा रिटर्न आ गया, क्योंकि आपको तो आपने इन्वेस्टमेंट ही इस बेस पे किया ना कि आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा। क्लियर क्लास, सब साथ हैं, साथ ये सबके ऊपर से जा रहा है, यस सर। बस तो ये मेरे ख्याल सर से एक मतलब ही साथ प्लानिंग है। फेज में, एक्चुअली ये प्लानिंग फेज में हम जो कैलकुलेशन करते हैं ये वो हाँ, ये है। प्लानिंग अभी हम फेज में अभी रियल ये अभी प्लानिंग फेज में, लेकिन आपकी बात पे भी मैंने आपको जवाब दिया है कि आपको दोबारा करना पड़ेगा, जब आप फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ जाएगी ना, चेंज हो जाएगी, है ना। जी हाँ, आपने इन्वेस्टमेंट आपने अमाउंट आपको या तो आपने इन्वेस्ट करना है फर्दर, या फिर आपने विड्रॉ कराना है, अपनी ड्राइंग लेनी है, विड्रॉ कराना है, कोई विड्रॉ करवा लिया अमाउंट, पता चला आपने 15,000 में से आपने 2,000 निकाल लिए, नहीं भाई ये काम है, 8,000 रह गए, तो फिर आपको फिर फर्दर वो दोबारा प्लानिंग फेज में दोबारा चेंज हो जाएगा। ठीक है जी क्लास, जी जी सर। जी सर जी। यस सर। समझ में आ रहा है हमारी आपके, यस सर आ रहे हैं। इरफान, सैयद, सादिया मोहसिन, जी सर। समर नईम, वलीद, वलीद सिद्दीकी, यस सर। ऐसे तो नहीं जाके लॉग इन करके जाके सो गए, नहीं जहा सर, जफर, जहा अच्छा जफर, यस सर आ रहे हैं समझ। जी सर। सर लेकिन ऑफिस पे भी काम कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। अरे यार इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मुझे तो पता ही नहीं था आपको। आपकी बात सुन के मुझे वो 3 इडियट्स में जो प्रोफेसर होते हैं ना, क्या नाम है उसका, वायरस, वायरस बोलते हैं उनको, क्या उसका उनका नाम होता है, डॉक्टर प्रोफेसर का, वो दोनों हाथों से लिखते हैं, देखा ना हाँ, आप लोगों ने, वायरस ही नाम था। तो वो दोनों हाथों से लिख रहे होते हैं। तो मुझे आप लोगों को देख के वो इस तरह गॉड गिफ्टेड लोग याद आ रहे हैं, मतलब इतने टैलेंटेड हैं, ऑफिस का काम भी हो रहा है, मेरा काम भी हो रहा है, और वो भी रमज़ान के अंदर विद इन रोज़ा, और वो भी सुबह सुबह के टाइम पे, जब नॉर्मली सर लोग पसंद माशाल्लाह करते हैं। पूरे
माशाल्लाह माशाल्लाह शुक्रिया माशाल्लाह। सर। अल्लाह नजर बस से बचाए आप लोगों को, और आप जैसा टैलेंटेड सर मेहनती बोलते हैं ऐसे लोगों को। इनकी अपनी कभी नजर बद से बचा। हाँ, अपनी भी नजर बस से बचाए। ऐसे लोगों को मेहनती भी कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ़ भी कहते हैं, जो कभी दो कश्तियों में सवार होते हैं ना, वो कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है। सही बात। सर ऑफिस सर का तो काम हम करेंगे सभी तो आपकी मैनेज कर रहे हैं, ऑफिस और ये। क्या? सर ऑफिस का काम करेंगे तो फीस देंगे सर यूनिवर्सिटी की, वरना यूनिवर्सिटी कहाँ से फीस लाएगा? तो ये फीस के सर लिए हम एक्स्ट्रा तो दोनों दोनों बहुत तरफ टाइम कर रहे हैं लगता है। ना, सारे वर्किंग है आई थिंक, दोनों दो सभी दो कश्ती में। नहीं तो अभी राइट नाउ एक वक्त एट अ टाइम आप एक ही काम कर हाँ, सकते हैं ना। एट अ टाइम की पॉसिबिलिटी नहीं है जी। तो मतलब जी है, जी। अब दो कश्तियों में थोड़ी है, मोर देन कश्तीज में हो सकते हैं, पता लगे कि 3-4 कश्तियों में बैठे हैं। मैं अपनी इस तरह बात करूं, मैं तो 5-6 कश्तियों में बैठा हूँ इस तरह। एक नथिंग इंडस्ट्री एक जिंदगी। एट अ टाइम आपको उस सिचुएशन की बात हो रही है। एट अ टाइम सर आप क्या मैनेज क्या। करना पड़ता है सर। अच्छा चलें, अच्छी बात है, करें करें करें। ये बोलो, आज फिर आप स्टार्ट क्यों है, आज आप ऑफिस के हाँ काम की जी, वजह हम से तो सुबह समझे सर सुबह। ये क्लास के लिए आए हैं जल्दी, ये तो ऑफिस के लिए आए हाँ, हैं। ऑफिस के काम के लिए। नहीं सर सर मैं ऐसा नहीं ऐड है। कर दूं, ऐड कर वर्क दूं? फ्रॉम होम के जी नुकसान। बोलिए। मैं तो बैठा हूँ ऑफिस में। आप तो ऑफिस में ही बैठे हैं, ये देखिए इनके ने तो उड़ना बिछोना ही ऑफिस बना सर लिया है। सर मल्टीटास्किंग भी तो कोई चीज होती है फिर। हाँ, मल्टीटास्किंग भी कोई हमारा सही चीज़ कह होती रही है। है। मल्टीटास्किंग भी एक चीज़ होती है, लेकिन मल्टीटास्किंग के अंदर ऐसा होता है ना कि हर काम अगर एक साथ कर देंगे, लेट सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अफ्तारी बनानी है, ठीक है। हाँ, अफ्तारी के सही। अंदर आपको पकोड़े भी बनाने हैं, आपको आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, और सर मैंने कल बनाए थे। सुन तो लें। सर मुंह मुंह में पानी आ रहा है सर, प्लीज सर। सर सर अच्छा ऐसी बात अच्छा नहीं जोसेफ कह है रहे सर, सर। ऐसी बात है। अच्छा चलें। मतलब आप लोगों का रोज़ा इतना कमज़ोर है, रोज़े पानी आ गया अभी से सुबह, अभी अभी 2-3 घंटे गुजरे, 2-3 घंटों में पानी आ गया है। और चले भाई, कुछ और बात कर रोते भी लेते हैं। गुजरते हैं। अच्छा अच्छा, अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग के हवाले से, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मल्टीटास्किंग के हवाले से बातचीत हो रही है। अच्छा, अगर ये कहा जाए लेट सपोज एट अ टाइम मल्टीटास्किंग के अंदर कि एक मजदूर है, उसको कहा जाए कि भाई आप ये ईंटें हैं ये 3rd फ्लोर पे लेके जाओ, ठीक है, ये 100 ईंटें ये 3rd फ्लोर पे लेके जाओ, इस 3rd फ्लोर पे जाके इसको उतार के इसके क्या करो, इसकी एक दीवार बनाओ, इसकी एक दीवार भी बनाओ और इसकी तमाम चीज़ें करो, ठीक है। और आपके पास टाइम दे दिया आपने, 2 घंटे का, 3 घंटे का, वॉट एवर, 4 घंटे का, पूरा दिन का टाइम दे दिया। अब आप मुझे बताइए इस पोजीशन के अंदर कि वो मल्टीटास्किंग कहलाएगा या नहीं नहीं कहलाएगा? सर। सर पहले तो ये कि सीमेंट वगैरह तो ऑलरेडी ऊपर रखी हुई होंगी, सिर्फ ईंटें लेके आनी है। हाँ, तो वो ईंटें रखेगा और सीमेंट से ऑलरेडी बना हुआ होगा, और सीमेंट लगाएगा है दीवार बन जाएगी। वाह, कौन है कौन है? माशाल्लाह, ये सर बताएं रेंट। कौन? ये जैन है? जैन ही है सर जो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा, अल्लाह खैर करे। बस सीमेंट लगी हुई होगी, सबको लगाते गए, जैसे लग रहा है हम कोई कार्टून देख रहे हैं। कार्टून के अंदर ऐसा होता है ना, वो चीज यूं कर देते हैं और यूं हो जाती है। टॉम एंड जेरी देख रहे हैं कि हाँ भाई यूं करा यूं हो गया, ऐसे सर नहीं पहले होता। तो ये बताया सर, मजदूर एक वक्त में 100 ईंटें कैसे लेके जाएगा ऊपर? तो ये तो आपको सोचना है ना कि एक वक्त में तो लेके नहीं जाएगा ना। ये सर आप कह रहे हैं शायद एक वक्त में लेके जाएंगे 100, तो ये लगा। नॉर्मली ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है कि जो लेबर होती है ना, एक ही लेबर नहीं होती है काम के लिए। अगर आपने देखो, एक लोडिंग अनलोडिंग वाली लेबर अलग होती है, और इस तरह यहाँ जो जिससे हम मिस्त्री वगैरह कहते हैं, मिस्त्री कहते हैं जो, यानी कि एक स्किल्ड लेबर होती है मिस्त्री, वो एक अलग होता है, जिसका काम होता है दीवारें बनाना या इस तरह की चीज़ें करना, ठीक है। तो कभी भी आप एक इंसान से अगर आप कहेंगे कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो मल्टीटास्किंग के अंदर वो एक पर्टिकुलर काम तो सही कर देगा, लेकिन क्या सही। करेगा, कोई दूसरा काम बेहतर नहीं कर पाएगा। सही है। एट अ टाइम की बात हो रही है, एट अ टाइम की बात हो रही मल्टीटास्किंग में भी प्रायोरिटाइज करना होगा, कौन सा काम पहले करें, है। कौन सा काम एग्जैक्टली बैकग्राउंड में करें, कौन सा काम एग्जैक्टली। फ्रंट पे करें। तो और उसके वो अंदर सर सब एक साथ मैनेजमेंट। रहे होंगे, लेकिन एक वक्त में एक साथ देखिए, नहीं। एक वक्त में एक काम तो हो, एक ही यानी कढ़ाई में कि सर एट पकौड़े भी तल रहे हो, समोसे भी हो, और फिर ये भी सारे मसला हो जाए। सर यानी आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे देखे लेमन मैक्स के एड में दिखाते हैं कि वो एक ही टाइम में सारे बर्तन धो देती है जो लड़की होती है, हाँ लेकिन सर लेकिन जी, वही बात आ गई
मैनेजमेंट की बात आ गई और टाइम फ्रेम की बात आ गई कि आपको एक काम सही होगा तो बाकी सारे काम खराब हो जाएंगे, तो सारे काम सही होने चाहिए। सारे तो काम उसके सही लिए होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट आ गई ना। Yes. आपकी टाइम मैनेजमेंट आ गई, आपकी प्रायोरिटी सेट इनका कोरम आ गया, प्लस आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ क्या करनी है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके अंदर तो मल्टीटास्किंग तो आप हो सकते हैं, लेकिन मल्टीटास्किंग आपको करनी है, लेकिन एट अ टाइम ही तो एक ही काम ही करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मैनेजमेंट। इज दैट क्लियर? Yes, आगे sir. बढ़ें। यस सर। मेरे ख्याल से बहुत हम लोगों ने सवाल है। मेल फॉरवर्ड किया है, इसको सेफ साइड में सिर्फ अपना रख आप लेना। अपने खुद को म्यूट कर लें। चेक करना हो तो इससे जो है ना असलम साहब ऑफिस से निकले नहीं अभी तक। सही ना। अच्छा जी, ये प्रॉब्लम्स पढ़ लीजिएगा आईआरआर की, आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा प्रॉब्लम्स विद आईआरआर। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद आईआरआर थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर जरूरत पड़ी ये क्या सूरत हाल चल रही है, क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी क्लास, अच्छा जी, अब यहाँ पे हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट रैंकिंग बिटवीन द एनपीवी एंड द आईआरआर मेथड। साइन करा लो तो नीचे साइन करा के रख लेना। असलम तो साहब, हमने कितने का परचेज किया? बाद में साइन करा लीजिए। 23,000 की बल्क परचेजिंग है। एक तक किया था। हाँ, ये तो 22,000 का किया था और इसमें रोल वाला पेपर लेकर आया था, दही वाला वो लेकर आया था शॉपर। ये दिस इज द रिपरकशंस ऑफ मल्टीटास्किंग। सर आप डायरेक्ट सबको म्यूट कर दो सर। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है बिटवीन एनपीवी और आईआरआर का, किसकी हम रैंकिंग किस तरीके से करें। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात की जा रही है, जो आप लोग उसको जरा इस पैराग्राफ को पढ़ें अपने तौर पे। इनके बुक्स हैं वो बुक्स में से पढ़ लें, इनके पास नहीं है वो उसमें से स्लाइड में से पढ़ लें। अच्छा 7 मिनट रखें, जल्दी से इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, आप इसको ज़रा और से देखिएगा। अच्छा कोई कन्फ्यूजन है किसी को तो फिर वो आप सवाल हो तो मुझसे चैट करिए जी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिंग रैंकिंग बिटवीन द एनपीवी एंड द आईआरआर मेथड। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं कि एनपीवी आईआरआर के अंदर मेथड्स के थ्रू ये देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट हमें ये चीज़ें बता रहे हैं प्रोजेक्ट के हवाले से, ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के हवाले से कौन सा प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट करना है, कौन सा रिजेक्ट करना है। अच्छा, the project that has a positive NPV will also have an IRR that is a greater than the discount rate. As a result, the project will be acceptable based on both the NPV and IRR values. However, when mutually exclusive projects are considered and ranked, a conflict occasionally arises. For instance, one project may have a higher NPV than another project but a lower IRR. ठीक है जी। अच्छा, हमने दो तरह के प्रोजेक्ट्स की बात की थी, इंडिपेंडेंट्स पढ़े थे हमने, इंडिपेंडेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़े थे। अच्छा जी, अब जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं उसमें तो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका आईआरआर एनपीवी ऑलमोस्ट सेम होता है, उन दोनों का रिजल्ट भी सेम होते हैं कि उसके अंदर हम दोनों को निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पता चलता है कि किसी प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या आ रही है, लेट्स सपोज बहुत हाई पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है, लेकिन आईआरआर उसका क्या आ रहा है, परसेंटेज क्या आ रही है, कम आ रही है। लेट्स सपोज एनपीवी आ रही है किसी वैल्यू की 1100, पॉजिटिव 1100 आ रही है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट की, और दूसरे प्रोजेक्ट लेकिन उसका रिटर्न क्या आ रहा है, रिटर्न उसका लेट्स सपोज आ रहा है 3.5% आ रहा है। ठीक है, लेकिन एनपीवी क्या बता रहा है, एनपीवी बता रहा है कि भाई उसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव है। अगर एनपीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो वो ये प्रोजेक्ट हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
लेकिन IRR के पॉइंट ऑफ व्यू जाएंगे तो वो देखेंगे 3.5% है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, एंड उसको IRR को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या है। अब यहाँ पे एक आपको टेबल नजर आ रहा है, अभी एग्जाम्पल को जरा समझिएगा। अब यहाँ पे एक बताया जा रहा है, एक कंपनी है एडवेंचर, उनके पास एक ज़मीन का हिस्सा है, ये ज़मीन का टुकड़ा कह लें आप, ज़मीन का टुकड़ा है उनके पास एक पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो चाह रहे हैं कि इस ज़मीन के टुकड़े पे, यानी कि एक ज़मीन का एक ज़मीनी जगह है उनके पास, एक जगह है जहाँ पे वो उनको क्या कर सकते हैं, जहाँ प्लांट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब उस जगह पे वो ये करना चाह रहे हैं कि लेट सपोज कि वो जो जगह है वो मिनरल्स ग्रीन दैट कुड बी माइंड। अच्छा, अब वहाँ पे वो क्या है, वो एक मिनरल्स के लिए बहुत अच्छी जगह है कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे मिनरल्स वगैरह हम कर सकते हैं और ये तमाम मिनरल्स वगैरह लगा सकते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, बहुत अच्छी उनको इनकम हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इन माइनिंग इक्विपमेंट एंड रीप द बेनिफिट ऑफ द रिट्रीविंग एंड सेलिंग द मिनरल्स, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छे ज़्यादा मिनरल्स हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर से हम मिनरल्स वगैरह निकाल सकते हैं और ये तमाम चीज़ें, यानी कि हमने उस पीस ऑफ लैंड पे हमें क्या करना है, माइनिंग करनी है। पीस ऑफ लैंड के उसमें क्या करना है, माइनिंग करनी है, और माइनिंग करके हम ये तमाम चीज़ें निकाल सकते हैं। एक सिचुएशन उनके पास ये है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, वो वाइन यार्ड लगा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे वो उनकी जो वो ज़मीन है वो काफ़ी फर्टिलाइज़र है, तो वहाँ फर्टिलाइज है, तो वहाँ पे क्या करेंगे वो, अगर ग्रेप्स वगैरह वो कर दें, क्या करते हैं, उगा दें, तो वहाँ पे उसी जगह पे वहाँ से वो एक वाइन्स वगैरह बना सकते हैं। तो वो जो ग्रेप्स वगैरह निकलेंगी, यानी कि वो अंगूर वगैरह निकलेंगे, तो वहाँ से वो वाइन वगैरह बन जाएगी। नॉर्मली जो वाइन्स होती हैं वो हमारी ग्रेप से ही बनती हैं, ठीक है। मुझे अभी किसी की आवाज़ नहीं आ रही है, बोले जा रहा हूँ, ठीक है। 1-2 मिनट रह गए, तो अब 2 प्रोजेक्ट की बात की है, अब मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म करके मैं दोबारा इस एग्जाम्पल को शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। या एक काम करते हैं, हम 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, 10 मिनट के ब्रेक के बाद आते हैं हम लोग 11:20 पे, ठीक है। ओके क्लास, उसके बाद फिर एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है क्लास? जी, ओके ओके सर, ओके ओके, बस हम 10 अदनान मेरे अटेंडेंस लगाना भाई। मैं आता मेरी हूँ। भी अन्ना। ओके भाई, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। 10 मिनट बाद आते हैं 11:20 पे, ओके क्लास। सर मैं रास्ते में हूँ, अगर थोड़ा लेट हो जाऊँ तो अटेंडेंस नो लगाते इशू, हैं घर नो पहुँच। इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू, ओके ओके, ओके सर, ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।